हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सिर्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली हमें क्या स्टडी करना है? तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, देन इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, देन इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले बात क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ वेरिएशन एट जेनेटिक, स्पीशीज एंड इवन एट इकोसिस्टम लेवल। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है? मेजर है किसका? वेरिएशन का। मतलब जो हम डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट जीनसेस, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है कुल मिलाकर। तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें इतना सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी वेरिएशन का मेजर अभी जेनेटिक लेवल हो गया, स्पीशीज लेवल हो गया, इवन इकोसिस्टम लेवल पर कि डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स हो गए। ठीक है, कोई पॉन्ड इकोसिस्टम है, ठीक है, कोई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो इस सब का जो वेरिएशन है, सबका इसका जो मेजर है, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब इसी वेरिएशन को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। कि देखो, इवन नाम में पता चला कि डाइवर्सिटी, बायो और डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी किस में? जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है उनकी डाइवर्सिटी, उनमें वेरिएशन से मिल रहे हैं जो उसका मेजर। फिर हम बात करते हैं इकोलॉजी की। तो जो इकोलॉजी होती है, नाम से पता चल रहा है कि लॉजी जब भी लग जाएगा वहाँ पर, यानी स्टडी है किसी चीज़ की। ठीक है, बायोलॉजी ने बायोलॉजी की स्टडी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की स्टडी। ठीक है, तो जो लॉजी होती है वो स्टडी होती है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया स्टडी की हम बात कर रहे हैं, हमें एक डेफिनेशन एक पार्ट मिल गया। इकोलॉजी की जब हम बात कर रहे थे, हम किसी की स्टडी करते हैं कि जो भी इकोसिस्टम के अंदर, अभी हम इकोसिस्टम भी देखेंगे, जो भी इकोसिस्टम के अंदर उसके जो कंपोनेंट्स हैं। अब कंपोनेंट्स दो हो सकते हैं, तो एक तो एबायोटिक होगा जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट, और एक होगा बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग एनवायरनमेंट है। तो जो दो कंपोनेंट हैं, बायोटिक एंड बायोटिक, इनके बीच में इंट्रैक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, इनके बीच में इंट्रैक्शंस होते रहते हैं। तो इन्हीं इंट्रैक्शंस की स्टडी क्या कहलाती है? इकोलॉजी कहलाती है। तो वही बताया, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। चाहे बायोटिक यहाँ पर कह दो, यहाँ पर एबायोटिक कह दो, एक ही बात है। ठीक है, और ये टर्म किसने कॉइन की थी? ये टर्म कॉइन की थी अर्नस्ट हैकल ने। ये बात ध्यान रखना, किसने टर्म कौन सी कॉइन करी थी। अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम भी वही है, एक तरह से इकोसिस्टम की स्टडी इकोलॉजी हो गई। बिकॉज इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम भी इंट्रैक्शंस ही है। इकोसिस्टम एक सिस्टम है जो किससे बना है? जो एक बायोटिक कम्युनिटी से बना है और एबायोटिक कम्युनिटी से बना है, जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक कम्युनिटी इंटरेक्ट कर रही है दूसरे के साथ। वो इंटरेक्शन किस फॉर्म में है? वो इंटरेक्शन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की फॉर्म में है एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि टर्म किसने कॉइन की थी, तो ये टर्म सर आर्थर टेंसले ने कॉइन की थी। ठीक है जी। अब अगर, और जो इकोसिस्टम होता है वो एक सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग यूनिट है। यानी इसे कोई बाहर स्पिरिचुअल फोर्स की, किसी मैजिकल सुपरनेचुरल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। ये खुद को रेगुलेट करता है, पूरा एक बड़ा सिस्टम है। ठीक है, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की, तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वही मिला जुला है सब कुछ, कि एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग, बायोटिक यानी लिविंग। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि एबायोटिक में जैसे जो फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया वो इंक्लूड हो गया। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड और भी जो फैक्टर्स हैं, जैसे हम अब देखते हैं, हम इसे दो में बांट सकते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में, एक इडेफिक फैक्टर्स में। ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स कैसे हो? जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, वाटर, स्नोफॉल, ये सब। जबकि इडेफिक फैक्टर्स कैसे होता है? जो सॉइल और सबस्ट्रेटम से जिनका लेना देना है। ठीक है, तो हर एक को थोड़ा सा रीड ले लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को ये। तो सर्टेन टेम्परेचर इज असेंशियल फॉर ऑल वाइटल फंक्शंस। तो जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके फंक्शन करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर नेसेसरी है। किस फॉर्म में कह रहे हैं? जैसे बायोकेमिस्ट्री की भाषा में कह रहे हैं, क्योंकि हम क्यों जिंदा है? बिकॉज जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो हमारे अंदर चल रही हैं। ठीक है, ये बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं और ये टेम्परेचर एंड पीएच सेंसिटिव होती हैं। अगर ये नहीं होंगी, केमिकल रिएक्शन सही अकर नहीं होंगी, तो हम अल्टीमेटली क्या होंगे? डेड होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? इन केमिकल रिएक्शंस को चलने के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शंस को चलने के लिए सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो और इसका एक एग्जाम्पल सबसे बड़ा क्या होता है कि जैसे फीवर है, फीवर हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। बट जैसे फीवर होता है तो टेम्परेचर राइज होता है बॉडी का,
और जैसे बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है तो जो बॉडी में और बायोकेमिकल रिएक्शन है जिन्हें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए था पहले काम करने के लिए, अब वो उसे नहीं मिल रहा है। और इस वजह से आप खुद ये फीवर तो सबने नोटिस किया हो किस तरह से हम बिल्कुल अनईजी फील करते हैं, अनवेल फील करते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर बहुत नेसेसरी फैक्टर है। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर की तो हमें पता है वाटर से लाइफ अराइज हुई है। ठीक है, वाटर में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट किए हैं, छोटे छोटे एटम से रिएक्ट किए हैं, मॉलिक्यूल्स बनाया है। ठीक है, फिर और लार्जर लार्जर ऑर्गेनिज्म पड़े हैं। तो जो लाइफ है किसमें ओरिजिनेट की है, वाटर में ओरिजिनेट की है। तो वाटर तो बहुत नेसेसरी कंपोनेंट है। और ये जो वाटर है हमें पता है ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, और इसका क्या होता रहता है, जो बायोस्फीयर होता है, ये जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, इसमें ये वाटर का मूवमेंट हमेशा चलता रहता है कि इवेपोरेशन होगा रिवर से, सी से क्लाउड्स में जाएगा, वहाँ पे कंडेंस होगा, क्लाउड्स फॉर्म किए, फिर रेन के थ्रू जा रहा है ना। फिर मतलब ये साइकिल चलती रहती है, जो वाटर का मूवमेंट है इस बायोस्फीयर के अंदर, इसे हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ठीक है जी। अगर हम बात करें ह्यूमिडिटी की तो ह्यूमिडिटी में क्या होगा, ह्यूमिडिटी में कि एटमॉस्फेयर जो है वो डायरेक्ट रेगुलेट करता है किसका टेम्परेचर, जो किसका रेट, ट्रांसपिरेशन का रेट एंड परस्पायरेशन का रेट। ठीक है, कि जो प्लांट्स एनिमल्स है ह्यूमिडिटी इसे मेंटेन करती है। ठीक है, क्योंकि अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, आपने खुद देखा होगा जब ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाती है, कई बार बारिश होने की वजह से नमी ज़्यादा हो जाती है, तो आप देखो कि हमें पसीना आने लगता है, कि हमें गर्मी लगती है ना, एक बहुत सर्दी गर्मी लगती है। क्यों? बिकॉज जो वाटर है वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, जो स्वेट है वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, परस्पायरेशन स्वेट होता है जो, वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है। इवेपोरेट ना होने से जो है हमें मतलब वो जो है ना, इवेपोरेशन होगा तो हमें कूलिंग इफेक्ट आएगा, तो हमें कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता। तो ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में, उससे ट्रांसपिरेशन और परस्पिरेशन दोनों रेगुलेट होते हैं कि कितना होगा कितना नहीं होगा। फिर हम अगर बात करें लाइट की तो लाइट तो बहुत नेसेसरी है, बिकॉज हमें पता है कि, और हम स्टडी भी करते हैं कि जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में गया, और अभी हम देखेंगे भी ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में, है ना। ऐसे ही फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड अल्टीमेटली डिकम्पोजर से वापस नेचर में चला जाता है। तो ये प्रोड्यूसर्स जो सारी की सारी ट्रॉफिक लेवल्स हैं एक इकोसिस्टम के अंदर, वो किस पर डिपेंड है, वो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड है। और प्रोड्यूसर्स कैसे फूड बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स लाइट एनर्जी का यूज़ करके फूड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट पर फोटोसिंथेसिस तो डिपेंड करता ही करता है। ठीक है, जिससे सारी की सारी इकोसिस्टम चल रही है, जिस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है, अर्थ पर लाइफ अवेलेबल है। साथ में जो लाइट होती है और भी रोल अदा करते हैं, जैसे इवन कुछ जो प्लांट की स्पीशीज़ हैं वो सर्टेन मतलब उनका जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो लाइट पर डिपेंड करता है, कितने लाइट कितनी ड्यूरेशन तक रही। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कितना दिन लंबा था, लेंथ ऑफ डे, बिकॉज जितना दिन लंबा होगा उतना वो अवेलेबल रहेगा, सनलाइट अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो ये और भी चीज़ें जो लाइट है वो कंट्रोल करता है, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस के साथ साथ। ठीक है, तो ये बताया किस किस तरह से एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स हमने कुछ को लिया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोड्यूसर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, फूड बनाते हैं ये। और फिर जो सारे हैं ये हैं हेटरोट्रॉफिक, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर, चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर, चाहे टर्शरी कंज्यूमर, चाहे डिकम्पोजर, ये सारे क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। तो ये एक दूसरे पर फीड करते हैं। फूड कौन बनाता है, वो प्रोड्यूसर ही बनाएगा। उसके बाद जो और ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, यानी जो हम आगे भी कभी जो इससे एक अगली वीडियो होगी उसमें हम ट्रॉफिक लेवल्स को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। ट्रॉफिक लेवल्स यही होता है कि कोई भी इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, जो स्टेप्स होते हैं जिसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, बिकॉज प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी, सनलाइट एनर्जी ली, ठीक है, फूड बनाया, देन वो प्राइमरी कंज्यूमर्स में ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, और बीच में कुछ ना कुछ लॉस होता जाएगा, फिर वो सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होगी, देन वो टर्शरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होगी। तो ये क्या है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये आता है बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफिक हैं, ठीक है, यानी खुद का फूड खुद बनाएंगे, डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब डिफरेंट इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हम हर जगह सिर्फ ये नहीं कि प्लांट्स, ठीक है, जैसे प्लांट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ हर्ब्स हो गए जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, कुछ ट्रीज़ हो गए, कुछ श्रब्स हो गए, ठीक है, जो उनसे थोड़े से बड़े होते हैं। फिर ट्रीज़ तो आपको सबको पता ही है, बहुत वुडी होते हैं, बहुत थिक ट्रंक होता है।
ये है ट्रेसल इकोसिस्टम में, जिसे हम जनरली जानते हैं, जिसमें रूटेड प्लांट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। डीप एक्वाटिक सिस्टम के अंदर डिफरेंट सिनेरियो होता है, वहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है। प्लैंक्टन्स क्या होता है, ये फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमने जब एलगी भी स्टडी किया था तो हमने वहाँ पर देखा था, ठीक है, कि प्लैंक्टन्स क्या है, जो फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। अभी प्लैंक्टन्स बहुत चीज़ें फॉर्म करते हैं, जैसे एलगे के आस्पेक्ट में हमने स्टडी किया था कि टाइकोप्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो डीप एक्वाटिक सिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, मेजर ऑटोट्रॉफिक हैं। जब और शैलो वाटर इकोसिस्टम के अंदर जो रूटेड प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक रूटेड प्लांट्स, ठीक है। और साथ में सबसे मेन रोल तो इनका ही होता है, बाकी साथ में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और इवन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बिकॉज सी, अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, ठीक है, तो दैट डजेंट मीन हमेशा, मेजॉरिटी टाइम तो है ही कि फोटोसिंथेसिस ही मेनली यूज़ किया जाता है, बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जैसे कीमोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, उसमें भी ये एनर्जी फॉर्म कर रहा है, बस लाइट एनर्जी पर डिपेंड नहीं है ये, ठीक है। इसकी एनर्जी सोर्स और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, बट लाइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी में ही आएगा। बाकी और फिर फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन्स हुए, ठीक है, यूग्लिना हो गया, तो ये सब भी क्या करते हैं, ये सभी प्रोड्यूसर्स हैं, बट ये छोटे छोटे कम अमाउंट में करते हैं, ठीक है। इनका रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जो इनने इनसे पहले पढ़े उनका है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम फैगोट्रॉफ्स भी कह देते हैं। और इसमें हम डिफरेंट लेवल्स हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन इवन स्कैवेंजर्स, ठीक है। इनमें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ही लिया जाता है, ठीक। फिर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में जैसे जो आएंगे वो प्योरली हर्बीवोर्स होंगे। बिकॉज सी, अभी हमने बात करी प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स क्या है, प्लांट्स ही तो है, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स ही तो हैं, प्लांट किंगडम के अंदर तो आते हैं सारे। फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, चाहे कोई एल्गा हो गया, ठीक है, कुछ अलग हो, जैसे कि सिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए, थोड़ी सी अलग हो गई। बट जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, इन पर भी जो फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी कोई शेर आके पौधा तो खाएगा नहीं, ठीक है, तो इन पर कौन फीड करेगा, इन पर हर्बीवोर्स फीड करेंगे, तो वो आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर, ठीक है। प्रोड्यूसर्स पर फीड करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गया, रॉडेंट्स हो गया, रैबिट, डियर एक्सेट्रा। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पर फीड करेगा। ये फ्लैश ईटिंग होते हैं, इन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। और जैसे फॉक्सेस हो गया, वुल्फ्स हो गया, कैट्स, स्नेक्स एक्सेट्रा। और जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं वो इनके बाप होते हैं। वो क्या करते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर ईट करते हैं, फीड करते हैं उन पर, तो इन्हें हम कहते हैं टॉप कार्निवोर्स। ये तो थे कार्निवोर्स, इनका भी बाप आया, ये टॉप कार्निवोर्स, ठीक है। तो ये किन पर फीड करेगा, ये हर्बीवोर्स पर भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये नहीं होगा कि आपने शेर के सामने गाय छोड़ दी और आप सोचोगे वो गाय पे कभी फीड नहीं करेगा, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। तो हर्बीवोर्स पर भी करता है, इवन साथ में सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर भी फीड कर सकते हैं ये, ठीक है। जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, हॉक, वल्चर। जो हॉक होता है वो स्नेक को खा जाता है, और स्नेक जो है रैबिट को खाता है ना, और हॉक इवन एक रैबिट को भी खा सकता है। तो ये वाली बात हुई। फिर हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स के। अब ये भी हैं कंज्यूमर्स ही, ठीक है, बट कंज्यूमर्स में हमने कहीं ना कहीं ये देखा था, जो इन्हें कंज्यूमर से डिस्टिंक्ट करती है, कि कंज्यूमर्स लाइव चीज़ खा रहे थे, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वैसे बात है मारने के बाद उसे खा रहे हैं। इन जो डिकम्पोजर्स होता है उनका तरीका अलग होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये डेड डिकेइंग जो सड़ रही होती है चीज़, ठीक है, उन पर फीड करते हैं, उन पर जीते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं होते, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फंजाई हो गया या सर्टेन बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है। और इनके इस नेचर की वजह से क्या कहता है, डिकम्पोजर्स, वो डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं। जो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, सिंपलर इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जो भी एनिमल्स की फॉर्म में उन्हें, इवन प्लांट्स को भी, उन्हें सिंपलर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में अल्टीमेटली इन्हें कन्वर्ट करना है, ताकि क्योंकि जो प्लांट्स है, प्लांट्स ने भी तो सिर्फ सनलाइट ही तो ली है, मतलब सनलाइट ही तो सूरज से ली है। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी सारे मिनरल्स हैं, वो सब सॉइल से लिए हैं, और सॉइल मतलब वो अर्थ से लिए हैं उन्होंने, है ना, अर्थ से लिए हैं, सॉइल से लिए हैं। तो वापस वो सॉइल में जाना जरूरी है, ताकि सॉइल, अर्थ जो है वो सॉइल जो है वो कभी डिप्लीट ना हो जाए इनसे। तो साइकिल चलती रहती है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हमने बात करी थी ना, कि एनर्जी का ट्रांसफर तो हो ही रहा है, जो सनलाइट ने एनर्जी है वो प्रोड्यूसर्स में गई, ठीक है। कुछ मतलब जितनी सनलाइट से रेडिएंट एनर्जी थी वो सारी की सारी प्रोड्यूसर्स ने नहीं ली, ठीक है, उसकी 50% ली सिर्फ, ठीक है।
जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार। उसके बाद हर लेवल पे हम कहते हैं 10% लॉ होता है, तो 10% लॉस हो गया। तो जो हर ट्रॉफिक लेवल है, इन्हें प्रोड्यूसर्स यानी कि सारी एनर्जी जितनी उनके पास है उन्होंने प्राइमरी कंज्यूमर्स पर ट्रांसफ़र कर दी। फिर प्राइमरी कंज्यूमर ने जितनी एनर्जी उनके पास है वो अल्टीमेटली सेकेंडरी कंज्यूमर पर ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर बार कुछ ना कुछ लॉस होता है, हीट में लॉस हो जाएगा, इनके खुद के मेटाबॉलिज्म में लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो सारा है वो लॉस ना हो जाए, वो साइकिलिंग में चलता रहे, ठीक है। तो ऐसी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है जैसे एनर्जी की साइकिलिंग हो रही है, ठीक है। तो उनमें कौन आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है डिकम्पोजर्स आते हैं, क्लियर। और ये क्या करते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ये अब एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, डिकम्पोज कैसे करेंगे, इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं तो जिससे डाइजेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते। फंजाई और बैक्टीरिया प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनके अंदर खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं अलग से, तो एंजाइम सिक्रीट करके डाइजेस्ट कर लेंगे, देन उन सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उस न्यूट्रिशन को, ठीक है जी। तो यही होता है जो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का हमने जो कंपोनेंट्स है उसको भी स्टडी कर लिया, साथ में क्लासिफिकेशन दिया इकोसिस्टम का। अगर पूछ लिया जाए कि नेचुरल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में जो मैन मेड है, ठीक है, जैसे इवन एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम में आ गया, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम हो गया। साथ में जो है नेचुरल इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो लैंड इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम दो में डिवाइड हुआ, ठीक है। लैंड इकोसिस्टम में क्या होगा, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है। जबकि जो क्या कहते हैं, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम हुआ उसमें जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हुआ, ओशन इकोसिस्टम आ गया और स्ट्यूरीज इकोसिस्टम आ गया, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोस थी उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टैग बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।